फॉर एग्जाम्पल कोई कार है ऑन रोड मूव करती जा रही है एक हाई स्पीड से, एक ब्लॉक को आपने एक स्ट्रिंग से बांध रखा है और इसके अराउंड आपने इसको टेंजेंशियल फोर्स से रोटेट कर रखा है। तो हमें पता है कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई होती है और यहाँ पे ग्रेविटी चूंकि कांस्टेंट है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें तो u से u स्क्वायर बन जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ लिख लेते हैं। दूसरी क्लास में हम लोगों ने मोशन की इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम उसी से थोड़ा सा आगे चलते हैं और 2 डायमेंशनल मोशन की तरफ आज की क्लास रहेगी। तो 2 डायमेंशनल मोशन में सबसे पहले तो ये आपको समझना है कि 2 डायमेंशनल मोशन है क्या। तो जनरली जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है और ऑब्जेक्ट बिना डायरेक्शन चेंज किए एक सीधी लाइन में चलता चला जाए तो उसको वन डायरेक्शन मोशन कहते हैं। और यदि टेक्निकली बात करें तो यदि मेजरमेंट हम डिस्प्लेसमेंट का कर रहे हैं या मेजरमेंट हम पोजीशन का कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, तो उस पे एक्स और वाई 2 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं यदि, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन है। और केवल एक्स या केवल वाई या केवल जेड कोऑर्डिनेट आ रहा है पोजीशन ऑब्जर्व करने में, तो वो 1 डायमेंशनल मोशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई बॉडी स्टार्ट कर रहा है मोशन, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन करने की क्या कंडीशन है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कोई ब्लॉक है और वो एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस है और इस पे इनिशियली कुछ वेलोसिटी है एक डायरेक्शन में, जैसे u है और ये x डायरेक्शन में इसके पास कुछ वेलोसिटी है। अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है। अब यदि हम इस पे फोर्स लगाते हैं और ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब श्योर है कि उस ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये एक्सेलरेशन का केस है। लेकिन इसमें डायरेक्शन चेंज होने का कोई केस नहीं है। उसके बाद यदि हम फोर्स ये लगाते हैं, फोर्स का डायरेक्शन हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि उस बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस आता है, डिक्रीज होता है मैग्नीट्यूड और स्लो डाउन होता है। रिटार्डेशन का ये एग्जांपल है। लेकिन अभी भी इसमें 1 डायरेक्शनल मोशन ही ऑप्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई कार है ऑन रोड मूव करती जा रही है एक हाई स्पीड से और उसको अचानक कोई ऑब्स्टेकल दिखता है, उसके लिए वो ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने में एक्सेलरेशन जरूर पीछे की तरफ प्रोड्यूस होता है, यानी कि रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है, बट डायरेक्शन नहीं चेंज होता है। डायरेक्शन तब तक के चेंज नहीं होगा जब तक कि वो व्हील्स पे लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन को स्टीयरिंग से रीचेंज करेगा। तो इसका मतलब अब हम इसमें एक तीसरा केस लेते हैं, उसमें फोर्स का डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन में लेते हैं। इस सिचुएशन में आप देख रहे होंगे कि वेलोसिटी चूंकि हॉरिजॉन्टल है, तो इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं। जो एक जो वेलोसिटी के अलोंग है fx है, थोड़ी देर के लिए हम इसको f का cos थीटा समझ सकते हैं कि एक कंपोनेंट है जो वेलोसिटी की तरफ है और एक कंपोनेंट इसका जो है वो ऊपर की तरफ है, y है। मैग्नीट्यूड से बात करें तो f sin थीटा है, यानी कि यहां पर फोर्स और वेलोसिटी के अंदर कुछ एंगल आ गया। यदि फोर्स और वेलोसिटी के अंदर कोई एंगल है तो श्योर है कि इस Fy वाले कंपोनेंट की वजह से ब्लॉक ऊपर की डायरेक्शन में भी स्टार्ट कर देगा मूव करना। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसके पास x डायरेक्शन की थी, इस फोर्स की वजह से इस पे y डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी आना शुरू हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का पाथ अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये वही एग्जांपल है जब कोई कार, चलती हुई कार के स्टीयरिंग से वो व्हील्स के डायरेक्शन को मोड़ता है, व्हील्स के सरफेस के डायरेक्शन को मोड़ता है, जिससे लगने वाले टेंजेंशियल फ्रिक्शन के डायरेक्शन में चेंज आता है और गाड़ी एक तरफ टर्न हो जाती है। तो यानी कि हमने ये समझा कि यदि फोर्स और एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एंगल, इनिशियल वेलोसिटी के बीच में कोई एंगल है और वो एंगल कैसा है, थीटा की वैल्यू यदि 0 है तो स्पीड को बढ़ा रहा होगा, थीटा की वैल्यू यदि 180 है
तो वो वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा होगा, मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर रहा होगा। लेकिन यदि थीटा की वैल्यू इन दोनों वैल्यू से कुछ अलग है, कोई और वैल्यू है, 0 और 180 के बीच की कोई वैल्यू है, तो इसका मतलब श्योर वो स्पीड के मैग्नीट्यूड को तो बदल ही रहा है, साथ साथ में उसका डायरेक्शन भी बदल रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल टू डायमेंशनल मोशन का सर्कुलर मोशन है। अब सर्कुलर मोशन को हम कैसे समझ सकते हैं कि वो टू डायमेंशनल मोशन करता है? फॉर एग्जांपल, जैसे एक ब्लॉक को आपने एक स्ट्रिंग से बांध रखा है और इसके अराउंड आपने इसको टेंजेंशियल फोर्स से रोटेट कर रखा है। अब यदि ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा, स्ट्रिंग की रस्सी फिक्स है, तो इसमें अंदर की तरफ एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जो कि हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसका पाथ मेंटेन कर पाता है। अब यदि ऑब्जेक्ट को हमने स्ट्रिंग से रोटेट कराया है तो श्योर है स्ट्रिंग के अंदर टेंशन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल है, ऊपर की तरफ है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, चूंकि वेलोसिटी के 90 डिग्री पे है, इसलिए मैग्नीट्यूड को तो नहीं बदल रहा, लेकिन फोर्स ये वेलोसिटी के स्पीड के डायरेक्शन को जरूर बदलता चला जा रहा है। तो इसमें भी फोर्स और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो 90 है, जो कि इस रेंज एंगल की इस रेंज पे आता है। तो यानी कि टू डायमेंशनल का जो बेसिक एग्जांपल है वो यही है कि बॉडी का वेलोसिटी और उस पे लगने वाला एक्सेलरेशन या फोर्स के बीच में कोई ऐसा एंगल हो जो ना 0 हो ना 180 हो। 0 होने पे वो एक्सेलरेट करता है, 180 होने पे रिटार्ड करता है, बट द डायरेक्शन इज सेम। लेकिन यदि फोर्स का डायरेक्शन कोई और हो जाता है वेलोसिटी से, तो वो टू डायमेंशनल मोशन करता है। तो अब हम, ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ, अब हम लोग आते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन के रियल एग्जांपल कौन से हैं। तो पहला हमने सर्कुलर मोशन बता दिया, दूसरा द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है यहां पे खड़ा हुआ है और उसने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है कुछ इनिशियल वेलोसिटी से। अब इस केस में इस बॉल पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो F इज इक्वल टू mg है, नीचे की तरफ है, स्पीड बॉल की ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल दे देखें तो 180 डिग्री का है। इसका मतलब बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, एक हाइट के ऊपर रुक जाएगी, रुकने के बाद दोबारा सेम पाथ पे फॉलो करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस चीज का एग्जाम्पल हुआ? वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल। अब यदि वो इस थ्रो करते समय एक्सेलरेशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन है, उससे किसी एंगल पे थ्रो करता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल वो इस बॉल को वर्टिकल ना थ्रो करके एक एंगल पे थ्रो करता है वेलोसिटी के साथ, तो अब ये हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल थीटा है। अब इस पे चेक करें तो जो लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है mg। इसका मतलब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। यदि यहां पे एंगल की बात देखें तो वेलोसिटी और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा की वैल्यू है 90 और प्लस दिस प्रोजेक्शन एंगल थीटा। तो इस केस में बॉडी टू डायमेंशनल मोशन पे ऑपरेट होगा और मोशन उसका कुछ इस तरह से होगा। इस टाइप के मोशन को हम लोग अंडर द ग्रेविटी, इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जाम्पल है और ये तभी पॉसिबल है जब थ्रो करते समय स्पीड जो ट्रांसप्लांट की जाती है, जो प्रोवाइड की जाती है ऑब्जेक्ट को, उसके बीच में एंगल और ग्रेविटी और उसके बीच में एंगल की वैल्यू 0 180 ना होकर के कोई और वैल्यू हो। तो यानी कि टू डायमेंशन मोशन का जो इस वाले क्लास में हम लोग देखेंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन की डिटेल देखेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की यदि स्टार्ट करें तो टू डायमेंशन मोशन का ये एग्जांपल है। और फॉर एग्जांपल एक कोई बॉडी है जो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे थ्रो की जाती है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अब यदि हम लोग कंपोनेंट्स का ध्यान दें तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं। एक का इसका x कंपोनेंट जो कि u के cos थीटा के साथ आएगा इफ द प्रोजेक्शन एंगल इज थीटा, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ आएगा
वो यू वाई यानी कि यू का साइन थीटा के साथ आएगा। अब यदि हम देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटी इस पे नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू साइन थीटा के साथ उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होगा और एक हाइट पे जाके वो जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो ग्रेविटी चूंकि कंटिन्यूअस लगता है तो वो उस बॉडी को दोबारा नीचे लाने का प्रयत्न करेगा और बॉडी जो है दोबारा रिटर्न कर जाएगा। लेकिन चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इसलिए वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो एज इट इज चलता रहेगा और तब तक के चलता रहेगा जब तक के बॉडी एक मैक्सिमम हाइट पे जाकर के रिटर्न होके दोबारा ग्राउंड से स्ट्राइक ना कर जाए। तो यानी कि यदि हम इसको फुल बात करें तो ये कुछ इस तरह से जाके मोशन होता है, यानी कि यहां पर टकराने के जस्ट पहले इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वैसे ही था बट वर्टिकल कंपोनेंट बार बार इसका चेंज हो रहा था ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से। इस प्रोजेक्टाइल के केस में जो ये हाइट होती है, जो मैक्सिमम हाइट है इस प्रोजेक्टाइल की, वो हम कैलकुलेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके कर सकते हैं। और इसमें हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस चला है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज के नाम से जानते हैं, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हम टोटल टाइम इसका निकाल लें कितनी देर ये हवा में रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइम की बात करते हैं। तो एज्यूम कर लें कि एज्यूम प्रोजेक्टाइल टेक्स स्मॉल टी टाइम टू रीच एट मैक्सिमम पॉइंट। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मैक्सिमम पॉइंट पे है? यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए तो इसका मतलब अब उसके आगे मूव नहीं करेगा। तो दैट मींस मैक्सिमम हाइट कब आएगी? रीच एट मैक्सिमम हाइट जब उसकी वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो जीरो हो जाए। यानी कि यदि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की का इस्तेमाल करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें और इक्वेशन ऑफ मोशन की वैलिडिटी देखें तो हमें पता है कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई होती है और यहां पे ग्रेविटी चूंकि कांस्टेंट है तो उसमें u v इज इक्वल टू u प्लस ए टी का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू g है जो कि वर्टिकल है और वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका y कंपोनेंट है जो कि u की साइन थीटा है और ये भी वर्टिकल है और ऊपर की तरफ है g का कंपोनेंट नीचे की तरफ है। और यदि टाइम हम ले कि टॉप पे पहुंचने का टाइम t है तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करें कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की जगह जीरो, फाइनल वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा तभी वो मैक्सिमम हाइट जाएगा और इज इक्वल टू यू की जगह यू साइन थीटा और प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, बॉडी जा ऊपर की तरफ रहा है। तो यहां से यदि हम कैलकुलेट करें तो जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी होता है। यहां से टी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यू साइन थीटा बाई जी। ये वो समय है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ टॉप पॉइंट पे पहुंचता है और उसका वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब चूंकि ग्रेविटी कॉन्स्टेंटली एक्ट करता है तो जितना समय इस बॉडी को v इसकी v साइन u साइन थीटा की वेलोसिटी को जीरो होने में लेगा, सेम टाइम ये ऊपर से नीचे आने में भी वही समय लेगा। तो यदि टोटल टाइम की बात करें जिसमें ये प्रोजेक्टाइल या बॉडी हवा में रहा जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जानते हैं, तो यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 इंटू टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम पॉइंट, मैक्स पॉइंट। तो उसी के कॉन्सेप्ट से हम लोग ले, ये हमारे पास समय है 2u साइन थीटा बाई जी। तो यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट है प्रोजेक्टाइल के केस में वो 2u साइन थीटा बाई जी है। अब यदि हम मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट बॉडी को अटेंड करने में जो टाइम लेता है वो केवल नीचे से ऊपर तक जाने का टाइम है, सेम टाइम ये ऊपर से नीचे तक लेता है। तो यदि हम लोग हाइट की कैलकुलेशन करें तो अप्लाई हम लोग कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन
इसमें बस ध्यान यही रखना है कि टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं रखना है, टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ टाइम लेना है, जितने में उसका वर्टिकल कंपोनेंट टॉप पॉइंट पे जाके जीरो हो जाता है। तो ये वाली इक्वेशन को यदि हम लोग लें तो अप्लाई द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेम कंडीशन है, यहां पे g कांस्टेंट है, तो s इज इक्वल टू ut। हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, हाफ at स्क्वायर से बात करें तो s की वैल्यू है h, जिसको मैक्सिमम हाइट कहेंगे, u की जगह u साइन थीटा है हमारे पास, t की जगह हमारे पास है u साइन थीटा बाई g, और प्लस ग्रेविटी की वैल्यू माइनस है चूंकि बॉडी मूव ऊपर की तरफ कर रहा है, एक्सेलरेशन g वही हो गया, t की जगह हम लोग रखेंगे u साइन थीटा बाई g और इसका होल स्क्वायर। अब यदि थोड़ा सा आगे और हम चले तो ये u स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई g है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अब माइनस ये g है, u स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g का स्क्वायर है, एक g से एक g को काट देंगे, और यदि ध्यान से देखें हम लोग इसमें तो एकदम सिमिलर चीज है। ये 1/2 भी यहां पे रहेगा, 1/2 भी है, तो उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं और इससे मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ जाती है जो कि हमारे पास है u साइन स्क्वायर थीटा बाई g माइनस u साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें कॉमन वैल्यू निकाल लेते हैं तो u साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये मैक्सिमम हाइट है जो किसी प्रोजेक्टाइल द्वारा अटेंड की जाती है, यानी कि कॉन्सेप्ट जो मैक्सिमम हाइट निकालने का है वो डिस्टेंस कवर अंडर द एक्सेलरेशन ही है। उसके बाद हम लोग बात करें कि प्रोजेक्टाइल दोबारा वापस सरफेस पे आने के पहले जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है उतना वो पॉइंट प्रोजेक्शन पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल वी नीड टू कैलकुलेट हियर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में चूंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए नॉर्मल डेटा यूज होगा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात यदि हम लोग करें तो हॉरिजॉन्टल रेंज में हम लोग क्या करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का इस्तेमाल होगा और टाइम जितनी देर बॉडी हवा में रहा है यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट यूज होगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज से हम लोग डिनोट करते हैं, आर से लिखते हैं, ये हो जाएगा u cos थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और टोटल टाइम जितनी देर में कोई बॉल ऊपर की तरफ गया और वापस रिटर्न होकर दोबारा ग्राउंड पे आया तो वो टाइम यहां पे रखेंगे, तो u cos थीटा इंटू टी की जगह यदि बात करें तो 2u साइन थीटा हम लोग रख रहे हैं डिवाइडेड बाई g। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले तो u से u स्क्वायर बन जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग g इस्तेमाल करते हैं, u 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तो साइन 2 थीटा बाई g, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है जो कि कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक स्पेशल केस है 2 डायमेंशनल मोशन का, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि ग्रेविटी और प्रोजेक्शन वेलोसिटी में हमेशा कोई ना कोई एंगल होता है जो 0 और 180 के एकदम अलग है। बट यदि बॉल को स्ट्रेट अपवर्ड फेंका जाए यानी कि प्रोजेक्शन की स्पीड और ग्रेविटी 180 डिग्री का हो तो श्योर है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा, सीधा उसी पॉइंट पे जाएगा और दोबारा रिसीव भी उसी पॉइंट पे होगा। तो अपवर्ड थ्रो के केस पे वो उसी जगह दोबारा प्रोजेक्ट होता है, लेकिन यदि प्रोजेक्शन एंगल कुछ 0-180 के अलग हम लोग ले लें तो उस केस में वो दूसरे पॉइंट पे जाके लैंड करता है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। तो बेसिक इसका 2 डायमेंशनल का यही है कि फोर्स या एक्सेलरेशन प्रोजेक्टेड वेलोसिटी या अप्लाइड वेलोसिटी के किसी ना किसी एंगल पे जरूर होना चाहिए। तो ये था हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। उसके बाद चूंकि ये पाथ इसका कर्व्ड है तो समझने के लिए कि ये एक्चुअली पाथ की इक्वेशन क्या है, तो यदि हम थोड़ा सा इसके डिटेल को देखें और सेम प्रोजेक्टाइल का केस लें
प्रोजेक्शन वेलोसिटी को u ले और इसके दो कंपोनेंट की बात करें, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा के साथ है और वर्टिकल u sin थीटा के बाद। एज्यूम कर लिया कि पॉइंट किसी भी टाइम, एज्यूम after t time, after small t time of the प्रोजेक्शन के जस्ट कुछ समय बाद बॉडी का पोजीशन इस p पे है, और इस p के यदि कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये x पे कुछ डिस्टेंस चल चुका है, हॉरिजॉन्टल कुछ डिस्टेंस चल चुका है और वर्टिकल भी कुछ डिस्टेंस है, तो यानी कि x, y के कोऑर्डिनेट की बात करें और टाइम t है, तो यदि हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो x की वैल्यू हो जाएगी दैट इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दिस टाइम, तो x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। यहां से t की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें तो ये x अपॉन u cos थीटा है। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम टाइम को दोनों इक्वेशन से इल्यूमिनेट करके चेक करना चाहते हैं एक्स वाई का पैटर्न कैसा है। उसके बाद यदि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जाए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन द वर्टिकल मोशन, इन वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग। वर्टिकल मोशन में यदि हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करें तो ये कहता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की जगह हम लोग y ले लें, इज इक्वल टू u की जगह u का साइन थीटा इंटू t की इक्वेशन हमारे पास है ऊपर वाले से, तो x अपॉन u cos थीटा है प्लस माइनस 1/2 g, और t की जगह दोबारा x अपॉन u cos थीटा यदि हम रखते हैं उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन एक बन जाती है y की और x की, जिससे हमें इसके पाथ के बारे में ट्रैकिंग मिल जाएगी। तो यदि हम इसको दोबारा देखें तो ये y होता है, u से u कैंसिल करके हम लोग साइन बाई कॉस को tan ले लेंगे, यानी कि tan थीटा है, x कंपोनेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेट का, माइनस 1/2 g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1/2 g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये फाइनली होता है कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो बॉडी का पाथ है वो कर्व्ड है, और कर्व्ड में स्पेशली बात करें तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ है, प्रोजेक्टाइल पाथ है, प्रोजेक्टाइल पाथ है, और बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस के अराउंड मूव करता है, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल पाथ का जो पाथ की इक्वेशन है वो एक तरह से पैराबोलिक पाथ है, यानी कि प्रोजेक्टाइल पाथ या पैराबोलिक पाथ हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 डायमेंशनल मोशन, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जांपल है, वो किस तरह से परफॉर्म करता है और उसका कैलकुलेशन की जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो एकदम सिमिलर है। उसके केस पे हमने अलग से कुछ नहीं किया, केवल उस मोशन को रिजॉल्व किया एक उस डायरेक्शन में जिधर फोर्स का इन्फ्लुएंस है और एक उस डायरेक्शन में जिधर फोर्स का इन्फ्लुएंस नहीं है। अब चूंकि टाइम का जो वेरिएबल पॉइंट है वो दोनों के लिए सिमिलर रहता है, टाइम फंक्शन दोनों के लिए सेम है, तो सेम टाइम से हम दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके फिर जाके हम पाथ के बारे में कुछ आइडिया लगा पाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। सेकेंड मोशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे, जो कि सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल है। उसके पहले थोड़ी सी जानकारी, कैलकुलेशन में हमें प्रोजेक्टाइल मोशन और 2D के केस में हमें वेक्टर का थोड़ा सा एक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें वेक्टर की बहुत नीड होती है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग बात करेंगे वेक्टर प्रॉपर्टीज के बारे में, और कैसे वेक्टर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो चूंकि 2 डायमेंशनल मोशन पे था और उसके में जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था वो हम लोगों ने किया, कॉन्सेप्चुअल डेटा को डिस्कस किया,
इसके आगे का हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे।